कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, रीट का जो सिलेबस है उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो कक्षा 6 से 12 तक का रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम एक नई जो है वो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान जी के जो है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट के स्कूलों में जो बुक चलती है राजस्थान जी के, उसका कंप्लीट हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। और कई बार आप लोगों ने जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर डिटेल्ड स्टडी की हुई है, जैसे आपने पिछला एग्जाम देखा होगा, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी किताबें आप गाइड ला करके पढ़ लेते हो, अच्छी अच्छी कोचिंग आप ले लेते हो, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बिल्कुल इन किताबों से 6ठी से 8वीं तक की जो किताबें थी उनमें से पूछे गए थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रख करके आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की जो 8वीं क्लास की जो बुक है हमारा राजस्थान, उसका हम डिटेल्ड अध्ययन करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और कंप्लीट आपको मैं ये जो बुक है ई बुक, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लगातार साथ बने रहिए, मैं आगे बताऊंगा आपको ये बुक कैसे प्राप्त करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए कक्षा 8 की ये किताब है हमारा राजस्थान, और एनसीईआरटी द्वारा जारी ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। और इस किताब को हम डिटेल इसका अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को आपको क्या करना है कि मैं बताऊंगा आपको प्रश्न कहाँ से बन सकता है, एक एक प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और आपको नोट्स बना लेना है, मैं धीरे धीरे पढ़ाता जाऊँगा, साथ साथ में आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। तो आपको क्या करना है कि अपने हाथ से खुद के नोट्स बना लेने, ताकि एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करो तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुक्रमणिका है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 18वीं सदी का राजस्थान, फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उसके बाद उद्योग, फिर है परिवहन एवं पर्यटन, फिर है विकास योजनाएं। 8वां टॉपिक है जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, फिर है ग्रामीण और शहरी प्रशासन और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। अगर ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, कंप्लीट बुक आपको ये जो मार्केट से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हम इसकी एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय फर्स्ट जो है, इसमें लिखा हुआ है 18वीं सदी का राजस्थान। आपको तो केवल सुनना है और अपनी आंखों से केवल देखते रहना है और केवल सुनते जाना है। सारी चीज़ें मैं अपने आप पढ़ाऊँगा। आप लोग जो है जब भी कहीं बैठे हो, चलते हुए हो, खाना खा रहे हो, सोते हुए हो, कहीं पर भी इसको जो है वो कानों में लगा करके पढ़ लीजिएगा। तो करते हैं राजस्थान 18वीं सदी का राजस्थान की शुरुआत। और इसमें हम पढ़ेंगे कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे। तो जब तक औरंगजेब का शासन था तब तक ये लोग जो है वो महाराष्ट्र में ही इनका जो है वो क्षेत्र का विस्तार हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, तो ये इन लोगों ने फिर उत्तर भारत की तरफ जो है वो अपना रुख करना शुरू किया था। मराठों का मालवा और गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि मालवा और गुजरात के बाद फिर राजस्थान लगता था। तो स्वाभाविक था कि राजस्थान में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। इस बात को लेकर के राजस्थानी जो शासक थे उनकी चिंता जो है वो बढ़ना स्वाभाविक था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले कब प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, लिख दीजिए, आप नोट्स बना लीजिए अपना। और यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज का, एजुकेशन राइज नाम का, जो कि आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमारी पीडीएफ, हमारे नोटिफिकेशन, हमारे जो चैनल पर प्रसारित होने वाले सारी क्लासेस का आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये एक और प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अटक से कटक तक मराठा ध्वज फहराने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया था। तो आपको लिखना है, इसका उत्तर रहेगा पेशवा बाजीराव ने 1720 में ये लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया था। ठीक है, अटक से कटक तक अपना ध्वज फहराने का। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे।
अब आगे जो है ना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। उसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। तो मराठों ने सबसे पहले हस्तक्षेप किया था ना वो कोटा बूंदी में किया था, यहाँ पर ये जो 1726 है, और उसके बाद में सबसे पहले खिराज देने का जो स्वीकार किया था, खिराज देना, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने 1728 ईस्वी में स्वीकार किया था। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। तो सबसे पहले बूंदी में इन्होंने हस्तक्षेप किया था, वहाँ के जो है वो शासकों को या उनके आंतरिक झगड़े में इन्होंने जो है वो हस्तक्षेप किया था। ये मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। बूंदी में जो इन्होंने हस्तक्षेप किया था ये प्रथम हस्तक्षेप था। बट तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले कहाँ पे हस्तक्षेप किया था। तो राजस्थान की राजनीति में मराठों ने सबसे पहले बूंदी में हस्तक्षेप किया था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया और इसी का परिणाम था हुरडा सम्मेलन। इसी का परिणाम था हुरडा सम्मेलन। मैं आशा करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और इससे भी अच्छी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। जो चीज़ नोट करनी है वो मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ कि आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इस कंप्लीट किताब को हम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट एक एक लाइन हम पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो वो इससे बाहर नहीं जाएगा और एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हुरडा सम्मेलन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है हुरडा सम्मेलन, कई बार प्रश्न यहाँ से बनता है, अलग अलग टाइप के प्रश्न यहाँ से बने हैं और इस एग्जाम में भी प्रश्न अगर बनता है तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर कहीं से नहीं जाएगा। आपको बड़ी गाइड्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इन 3 किताबों को 6ठी 7वीं और 8वीं की किताबें अगर ढंग से पढ़ ली तो आपका सारा का सारा जीके राजस्थान से रिलेटेड कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा में एक सम्मेलन बुलाया। अब देखिए हुरडा कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में। प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि हुरडा में एक सम्मेलन हुआ था, तो हुरडा वर्तमान में कहाँ पर है, तो आपको लिखना है हुरडा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। और यहाँ पर ये सम्मेलन कब हुआ था, तो इसकी तारीख भी आपको याद रखनी क्योंकि इंपोर्टेंट सम्मेलन है हुरडा सम्मेलन। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा में ये सम्मेलन हुआ था। अब सम्मेलन क्यों हुआ था, एक और प्रश्न बनता है, तो आपको कहना है कि राजस्थान में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के शासकों ने जो है वो यहाँ पे सम्मेलन किया था। अब एक और प्रश्न ये बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन जो 1734 में हुआ था, 17 जुलाई 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। जगत सिंह 2 हुए थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम और द्वितीय। तो ये जगत सिंह द्वितीय थे जिन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अब इसमें और कौन कौन से शासक शामिल हुए थे, तो इस चीज को ध्यान में रखना आपको कि इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, ध्यान रखना सवाई जयसिंह है ना, मिर्जा राजा जयसिंह नहीं है, ये सवाई जयसिंह है। मिर्जा पहले हुए थे, सवाई बाद में हुए हैं। जोधपुर के अभय सिंह, ठीक है, आमेर के हमने देख लिया सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन आते हैं कि इसमें से किसने जो है वो इसमें भाग नहीं लिया था या किसने लिया था, अगर एक ऑप्शन आता है तो आपको याद रखना है आमेर से सवाई जयसिंह थे, जोधपुर से अभय सिंह थे, नागौर से बख्त सिंह थे, कोटा से दुर्जन साल थे और अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया। अब ये अहदनामा क्या होता है, इस पेज के अंत में हम देखेंगे। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है अहदनामा से क्या तात्पर्य है, आप अहदनामा से क्या समझते हैं, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड चीज़ है ना, राजस्थानी शब्दों का प्रयोग जो है वो कई बार पूछा जाता है। एक बार आपको बताऊं, एग्जाम में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया, सूड़ क्या होता है। सूड़ जो मतलब राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हुए शब्द हैं। तो सूड़ का मतलब जब बारिश आने से पहले खेत में जो झाड़ जंकड़ होते हैं उनको जब साफ करने की जो प्रक्रिया होती है वो सूड़ कहलाता है ना, मारवाड़ी में अपन कहते हैं हूड़ करना, तो वो सूड़। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अहदनामा तैयार किया गया जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे, जो भी राजा हैं सभी राजा एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे। एक का शत्रु और मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र रहेगा, ताकि अगर मराठा किसी एक राज्य पर आक्रमण करें तो बाकी राजा उसका सहयोग करेंगे, ताकि जो है वो अगर एकजुट रहेंगे तो कोई भी मराठा जो है वो किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाएगा या उस किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर के निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही
सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं हुई। तो ये था हुरडा सम्मेलन, अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। ये आयोजित हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, ठीक है। और ये जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाई थी, ये जो योजनाएं थी अमल में नहीं ला पाए। आगे लिखा हुआ है, राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता और निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। अब प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि हुरडा सम्मेलन की असफलता के क्या कारण थे। मैंने पहले ही कहा ना कि एक एक चीज़ मैं आपको एक एक प्रश्न कहाँ से बन सकता है, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हुरडा सम्मेलन की असफलता के क्या कारण थे। तो एक कारण तो ये था कि आमेर के जो सवाई जयसिंह थे, इनकी उदासीनता, इन्होंने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस चीज़ में, है ना। कई सारे कारण हो सकते हैं उदासीनता के भी। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है उदासीनता दर्शाई, ज़्यादा इन्होंने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, और इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो पेशवा बाजीराव थे, इन्होंने क्या किया, अपनी माता, इनकी माता का नाम था राधाबाई को 1735 ईस्वी में, अब देखिए 1734 में तो हुरडा सम्मेलन हुआ था, 1735 में इन्होंने अपनी माँ को यहाँ पर भेजा था तीर्थ यात्रा के बहाने, जो है वो यहाँ की स्थिति का पता लगाने के लिए। और अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली प्रारंभ कर दी। और हम पहले ही देख चुके हैं कि हमने यहाँ पे पहले ही देखा है कि यहाँ के कुछ शासकों ने जो है इनको चौथ देना स्वीकार कर लिया था, ठीक है। हालांकि वो पहले ही कर दिया था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि के शासकों ने यहाँ इनको चौथ देना स्वीकार किया था। तो ये पहला घटनाक्रम था, हुरडा सम्मेलन के बारे में हमने पढ़ा। और आगे अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका, 1743 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगे, और यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। अब क्या होता था कि जब मराठा शक्तिशाली थे, तो ये जो आपस में जब लड़ाई झगड़ा होता था, तो एक पक्ष मराठों को अपनी तरफ से उस संघर्ष में शामिल कर लेता था, मिला लेता था, और बदले में उन्हें जो है वो कुछ धन, कुछ पैसे वगैरह दे देते थे। तो इस तरीके से मराठों को एक अवसर मिल गया राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर उस समय उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे। इन प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ये जो जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष था, इसका मूल कारण क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई, कई प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उस समय याद रखना है कि यहाँ के महाराजा अमर सिंह द्वितीय थे। अमर सिंह प्रथम तो हुए थे, राणा प्रताप के पुत्र थे, और ये है अमर सिंह द्वितीय। इनकी पुत्री का क्या नाम था, क्योंकि ये भी कई बार पूछते हैं। तो इनकी पुत्री का नाम था चंद्र कुंवर बाई, और इनका विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में जो है वो तय हुआ था। शर्त रखी थी कि इससे उत्पन्न पुत्र, है ना, मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। अब देखिए 1708 ईस्वी में ये विवाह हुआ था, 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र, जिनका नाम था माधो सिंह, ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय यानी अमर सिंह द्वितीय के पुत्र, ठीक है, अमर सिंह द्वितीय के पुत्र जिनका नाम था जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। तो अब ये जो है यहाँ पे संघर्ष शुरू होता है कि शर्त रखी थी कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन जैसे ही सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई, तो इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जैसा कि परंपरा रही है ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो जो ईश्वरी सिंह थे वो यहाँ के शासक बन गए। लेकिन इसको चुनौती दे दी माधो सिंह ने, जो कि चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र थे, और इसमें सहयोग किया था। प्रश्न ये बनता है कि ये जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, इसमें मेवाड़ के किस शासक ने इनकी जो है वो मदद की थी। तो आपको याद रखना है महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है वो इनका सहयोग किया था। अब मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। तो ये जो माधो सिंह थे, चंद्र कुंवर
कुंवर बाई के पुत्र और जगत सिंह द्वितीय इनके मामा थे। इनका पक्ष लिया था मल्हार राव होलकर जो कि उस समय मराठा सरदार थे। और ईश्वरी सिंह एवं माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। तो ये ध्यान रखिएगा, राजमहल का युद्ध किसके बीच हुआ था, बगरू का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच हुए थे। अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। तो जो ज्येष्ठ पुत्र थे जय सिंह के, सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह, इनको फिर है ना आत्महत्या करनी पड़ी थी। और इसमें माधो सिंह जो है वो मराठों के सहयोग से जयपुर के शासक बन गए थे। तो ये था जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दो जो पक्ष थे, एक तरफ ईश्वरी सिंह थे, दूसरी तरफ माधो सिंह थे। और इसमें माधो सिंह की सहायता करी थी मल्हार राव होलकर ने और इनके मामा मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने। इसमें माधो सिंह की विजय हुई थी। और जो ईश्वरी सिंह थे उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था हरगोविंद नाटानी, इन्होंने कोई न कोई जो है वो कुटिलता दर्शाई होगी। तो इस वजह से जो है वो ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो ये हमने देखा जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। और अब हम देखेंगे जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए जो है वो मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका क्यों मिला, क्योंकि यहाँ के शासक थे, मतलब एक तो राम सिंह थे और दूसरे थे बख्त सिंह। तो इन दोनों के मध्य जो है वो उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। अब इनको पता था कि मराठा जिसकी सहायता करेंगे वो व्यक्ति जीतेगा। तो इन्होंने दोनों ने ही प्रयास करना शुरू कर दिया। पेशवा, सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने में सहमत नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों ही जो वो मराठाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो इस तरीके से मराठाओं को तो दोनों हाथों में लड्डू मिल गया था। कभी उसका पक्ष ले लिया, कभी इसका पक्ष ले लिया, दोनों से पैसे ले लिए और राज्य का बंटवारा करा दिया गया। और आखिरकार जो वो नुकसान जो वो जोधपुर का हुआ। तो आपको इनमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ के जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था। इसमें ये बड़ा प्रश्न, यही एक प्रश्न जो है वो यही बन सकता है कि जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में हुआ था। तो एक पक्ष थे, एक पक्ष की तरफ थे राम सिंह, दूसरे थे बख्त सिंह। तो ये दो शासक थे जिनके बीच में ये संघर्ष हुआ था। तो और इसमें कोई समझौता नहीं हुआ था। उसके बाद में अब हम लेंगे मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। मेवाड़ का जो उत्तराधिकार संघर्ष है इसको हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम कंप्लीट इसको, मैंने पहले ही बताया, इसका हम सारांश देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है, अगर आप ये PDF चाहते हैं, कंप्लीट ई नोट बुक चाहते हैं, तो हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम का, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लिखेंगे एजुकेशन राइज और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उस लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर रीट 2022 करके जो हमारा जो कोर्स है उसमें आपको ये फ्री में, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ से इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।